गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की एक और मेथड की, जिस मेथड का नाम है रिडक्शन इन पेड अप कैपिटल या प्रदत्त पूंजी में कटौती। ये अपने मेन जो रिडक्शन की जो तीन फॉर्म थी उसमें से दूसरी फॉर्म का ये तीसरा मेथड है। यानी दूसरी फॉर्म थी कि शेयर कैपिटल में कटौती, यानी रिडक्शन इन शेयर कैपिटल का तीसरा मेथड है कि पेड अप कैपिटल में हम कटौती करें। तो अब स्टूडेंट मेथड कब लगाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, यदि कोई कंपनी है और उसको काफ़ी सालों से लॉस हो रहा है, यानी 4-5 सालों से या 6-7 सालों से, तो जब लॉस होगा तो उसका जो P&L का बैलेंस है वो उसका DR बैलेंस हो जाएगा और इस P&L के DR बैलेंस को हम बैलेंस शीट में असेट्स की तरफ दिखाएंगे और असेट्स में उसका शीर्षक रहेगा फिक्टिशियस असेट्स। अब ये जो फिक्टिशियस असेट्स होती है वो अपनी ऐसी असेट्स होती है जिसे हमें फ्यूचर में आगे P&L से चार्ज करना है, लेकिन रियल में उसका कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, प्रीमियरी एक्सपेंसेस, ये कुछ ऐसे हैं जो अपने फिक्टिशियस असेट्स होती है। और साथ में ऐसी कंपनी जिसको कंटिन्यू लॉस हो रहा है, उस कंपनी की गुडविल भी नहीं होगी, तो उसके गुडविल की वैल्यू भी शून्य होगी। तो जो अब ये जो फिक्टिशियस असेट्स अपनी अगर बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है तो उस कंपनी की जो शेयर कैपिटल है वो असेट्स का रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, यानी जो फिक्टिशियस असेट्स की वजह से उसकी शेयर कैपिटल का सही से प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता। तो ऐसी कंडीशन में इस फिक्टिशियस असेट्स को अपलिखित या राइट ऑफ करने के लिए हम ये पेड अप कैपिटल में कटौती करते हैं। अब इस योजना को अपनाने के लिए हमें कंपनी अधिनियम की धारा 66 के सारे प्रावधानों का पालन करना होता है और उनका पालन करने के साथ साथ हमें एक अकाउंट बनाना होता है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और इसमें जितनी भी तैयार की जाने वाली जो राशि होती है वो इसमें ट्रांसफर की जाती है। अब इसमें तैयार किस से किया जाता है? सबसे पहले शेयर होल्डर्स में दोनों तरह के शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनके द्वारा तैयार की गई राशि को इसमें ट्रांसफर किया जाता है। और अगर सहमत हो तो जो डिवेंचर्स होते हैं और जो लेनदार होते हैं उनके द्वारा भी अगर कोई राशि त्यागी गई है तो वो भी इस खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा अपने पास कोई रिजर्व अवेलेबल है तो वो भी इसमें ट्रांसफर कर देंगे। इसके अलावा अगर अपने पास असेट्स का हम रीवैल्यूएशन करते हैं और उसकी वैल्यू में इंक्रीज होता है तो उस इंक्रीज हुई वैल्यू को भी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और रीवैल्यूएशन से अगर किसी लायबिलिटीज में कमी आती है तो उस कमी को भी हम इसमें ट्रांसफर करेंगे। और ये सारी राशि ट्रांसफर करने के बाद जो भी हमारे पास कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में पैसा या राशि आती है उस राशि से हम हमारे फिक्टिशियस असेट्स को और रीवैल्यूएशन से अगर असेट्स में कमी हुई है तो उस वैल्यू को, अगर रीवैल्यूएशन से अपनी लायबिलिटीज में इंक्रीज हुआ है तो उस वैल्यू को राइट ऑफ कर दिया जाता है। अब इस पूरी प्रोसेस का हमें अकाउंटिंग करना होगा। तो अकाउंटिंग तो स्टूडेंट सबसे पहले करेंगे अंशधारकों के द्वारा त्यागी गई राशि का कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब ये कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इसके अपने पास दो कंडीशन होगी। पहली, जब फेस वैल्यू में चेंज हो, ये हो जाएगा जब फेस वैल्यू में परिवर्तन न किया हो तो उस कंडीशन में अपने पास ये एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट दिया जितना हम उनका त्याग करवा रहे हैं टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अब यहां हम वो राशि लेंगे जो राशि उनके द्वारा त्यागी गई है, जो उनके द्वारा त्याग करने को सहमत हुए हैं, उस राशि को हम इसमें ट्रांसफर कर देंगे। अब इसकी जो दूसरी कंडीशन होती है कि जब फेस वैल्यू में परिवर्तन किया तो उस कंडीशन में अपने यहां लिखेंगे ऑन फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट दिया, यहां हो जाएगा न्यू फेस वैल्यू शेयर कैपिटल अकाउंट और नीचे आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
हुआ जो राशि है वो राशि। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि अंशधारियों के द्वारा दोनों तरह के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, उनके द्वारा जो भी राशि का त्याग किया गया है उसको हम ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद सेकंड है, सेकंड में ये होगा कि यदि ऋण पत्रधारी व लेनदार अगर त्याग कर रहे हैं तो उसको भी हम ट्रांसफर कर देंगे। तो डिवेंचर होल्डर्स का भी वही हो जाएगा, डिवेंचर अकाउंट डीआर, और जितनी राशि का वो त्याग कर रहे हैं उतना आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन, और साथ में ये कह देता हूँ क्रेडिटर्स के द्वारा जितना भी त्याग किया जा रहा है वो आ जाएगा, और ये आ जाएगा कैपिटल रिडक्शन, और यहाँ आ जाएगी त्यागी गई राशि, यहाँ पे भी त्यागी गई राशि। अब उनके त्याग के साथ अगर उनका हमने कोई पेमेंट भी किया है तो उसकी एंट्री भी हो जाएगी। जैसे मान लो किसी के पास 50,000 का क्रेडिटर्स था, उसमें से 20,000 रुपये उसने त्याग कर दिए और 30,000 का हमने कैश पेमेंट कर दिया है, तो उसकी एंट्री क्या हो जाएगी? उसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टू बैंक, इस तरह से इसकी एंट्री हो जाएगी। और अगर उन्होंने केवल त्याग किया है, उनका हमने कोई पेमेंट नहीं किया है, तो बस ये त्यागी गई से ये एंट्री हो जाएगी। अगर त्याग के बाद बचे हुए भाग का अगर हम भुगतान करते हैं तो जिस माध्यम से और जिस रूप में उनको भुगतान कर रहे हैं उसके साथ साथ वो चीज भी हम मेंशन कर देंगे। इसके बाद जितने भी अपने पास रिजर्व होते हैं उन सभी रिजर्व को हम ट्रांसफर कर देते हैं। क्या करते हैं? इसके बाद जितने भी अपने पास रिजर्व होते हैं उन सभी रिजर्व को ट्रांसफर कर ऑल रिजर्व, ट्रांसफर कर ऑल रिजर्व। जितने भी अपने पास रिजर्व होते हैं वो सारे रिजर्व जिनका सीआर बैलेंस हो उन सबको हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और यहाँ पे रिजर्व का वैल्यू आ जाएगा और यहाँ सबका टोटल आ जाएगा। अब रिजर्व का करने के बाद हम क्या करते हैं? अपने एसेट्स का वैल्यूएशन करते हैं। तो रीवैल्यूएशन के बाद अगर एसेट्स में इंक्रीज हो तो क्या हो जाएगा? अगर एसेट्स में इंक्रीज हो तो यहाँ हो जाएगा एसेट्स अकाउंट डीआर। अगर लायबिलिटीज में अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। एसेट्स में अगर अपने पास इंक्रीज हुआ या वैल्यू कौन सी आएगी? एसेट्स में इंक्रीज अगर कुछ हुआ है तो वो आ जाएगा, और यहाँ वैल्यू आएगी। अगर लायबिलिटीज में कोई अपने पास डिक्रीज हुआ है तो उन दोनों की वैल्यू को हम कैपिटल रिडक्शन के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो जितना भी हमें बैलेंस शीट से ट्रांसफर करना था कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में वो सारा ट्रांसफर कर चुके होते हैं। अब लास्ट एंट्री जो इसकी होती है वो इसकी हो जाएगी आपकी अपलिखित करने की, राइट ऑफ करने की। तो यह एंट्री हो जाएगी राइट ऑफ करने की। राइट ऑफ करने की एंट्री में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट है वो डीआर होगा, अकाउंट डीआर। यहाँ जैसे P&L का बैलेंस आ गया जो डीआर बैलेंस होता है, उसके बाद गुडविल आ गई जितनी राइट ऑफ करनी है, उसके बाद डिस्काउंट ऑन इश्यू वगैरह आ जाएगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू। अब ये चाहे शेयर्स पे हो डिबेंचर्स पे हो, प्रीलिमिनरी आ जाएगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट वो इसमें आ जाएगा, असेट्स आ जाएगी जितना असेट्स में। अब असेट्स में कौन सी आएगी? जो असेट्स में कमी हुई है, कौन सी वैल्यू आएगी? जितनी असेट्स की वैल्यू में कमी हुई है रीवैल्यूएशन से। यहाँ लायबिलिटीज आ जाएगी। अगर किसी लायबिलिटीज
अगर इससे लायबिलिटीज में वृद्धि हुई है, अगर उसकी वैल्यू बढ़ी है तो वो लायबिलिटीज यहाँ आ जाएगी, और उसके बाद में अगर कोई वैल्यू बचती है तो हम कंटीजेंसी के लिए प्रोविजन बना देंगे अगर क्वेश्चन में कहा हुआ है, और प्रोविजन बनाने के बाद में अगर कोई वैल्यू बचती है तो वो कैपिटल रिजर्व में हम ट्रांसफर कर देंगे। तो ये इसके हो गए राइट ऑफ करने की। अब स्टूडेंट इसमें इसके अलावा साथ साथ एक हमें एडजस्टमेंट इसमें करना होता है, वो आपका होता है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड जैसे आपको पता है प्रेफरेंस शेयर आपके कैलकुलेट होते हैं, अब कुछ जिनको हम बोलते हैं कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर, ये ऐसे होते हैं जिन पे आपको प्रेफरेंस शेयर चुकाना होता है, और किसी ईयर अगर आप उनको डिविडेंड नहीं दे पाते तो वो डिविडेंड आपका संचित हो जाता है, और वो आपको अगले साल या जब भी प्रॉफिट होता है तो वो हमें उसे चुकाना होता है। तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, इसका भी हमें अरेंजमेंट करना होता है। अब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड का हम भुगतान करते हैं तो हमारे पास 3 कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है कि जितना भी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है जो हमारे बैलेंस शीट में नहीं शो किया गया है, बल्कि बैलेंस शीट के नीचे ये बताया हुआ है कि 2 साल से या 3 साल से अपना प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड रिमेनिंग था, चुकाया नहीं गया था, तो उसकी और उस पूरे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के द्वारा त्याग कर दिया गया है। यानी बैलेंस शीट में नहीं दिखाया गया है, बैलेंस शीट के नीचे आपने इंफॉर्मेशन में कहा हुआ है कि 2 या 3 सालों से प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को हमने नहीं चुकाया था, और उस प्रेफरेंस शेयर को प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के द्वारा पूर्णतः त्याग कर दिया गया है। तो उस कंडीशन में हमें कोई एंट्री नहीं करनी होगी। दूसरी इसमें कंडीशन होती है कि उसमें से जो प्रेफरेंस शेयर था उसका हमने भुगतान किया है, तो हम जितना भुगतान करेंगे उतने का हमें पेमेंट करना होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को कैपिटल इंटरेस्ट अकाउंट से चार्ज करना होगा। तो पहली एंट्री हो जाएगी सेकंड कंडीशन में। ये सेकंड कंडीशन कब है कि जब हमें बैलेंस शीट में नहीं देकर बैलेंस शीट से नीचे हमें इंफॉर्मेशन में कहा गया है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 2 इयर्स से रिमेनिंग था, और उसका हमने 50% पेमेंट किया और 50% हमने कैंसिल कर दिया। तो अब जो हमने कैंसिल कर दिया उसमें कोई एंट्री नहीं होगी, लेकिन जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उतने अमाउंट की हमें एंट्री करनी होगी। तो क्या करना होगा, जितना अमाउंट हम पे कर रहे हैं सबसे पहले हमें उतना अमाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से चार्ज करना होगा, वहां से लेना होगा। तो फर्स्ट एंट्री हो जाएगी आपका कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट, जितना हम चार्ज कर रहे हैं। दूसरी एंट्री इसमें हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के पेमेंट की, ये हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR। अब उनको पेमेंट जिस तरह से कर रहे हैं, अगर उसका हम पेमेंट इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के थ्रू कर रहे हैं तो वो लिख देंगे, अगर उनको हम डिबेंचर्स दे रहे हैं तो वो मेंशन कर देंगे, अगर उनको केस पेमेंट के थ्रू दे रहे हैं तो वो एंट्री मेंशन कर देंगे। तो ये हो जाएगी। और थर्ड कंडीशन होती है कि जो अपने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है जिसकी हमने पहले से घोषणा कर दी, और जिस डिविडेंड की पहले से घोषणा कर दी जाती है उस प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अपनी लायबिलिटी बन जाती है, और उस लायबिलिटीज को हमें बैलेंस शीट में दिखाना है। यानी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अगर आपको बैलेंस शीट में दिया गया हो तो अब उसमें ये हो जाएगा कि जो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है, तो तीसरी कंडीशन इसकी होगी, उसमें क्या होगा, अपने प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को हमें पहले उसमें ट्रांसफर कर देंगे जितना हम वो त्याग कर रहे हैं, और बाकी बचे हुए रिमेनिंग पेमेंट करना होगा। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड 50,000 का था तो 25,000 का था, तो वो क्या कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं। तो वो एंट्री हो जाएगी प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन, जितना त्याग कर रहे हैं इसमें कौन सा हिस्सा आ जाएगा, जो वैल्यू त्याग कर दी गई, और जितना बाकी बचा हुआ पेमेंट करना है रिमेनिंग का वो आ जाएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड अकाउंट DR। अब जिस माध्यम से भी उनका हम पेमेंट कर रहे हैं वो वैल्यू अपने पास यहाँ मेंशन कर देंगे। तो स्टूडेंट ये थी पूरी की पूरी थर्ड मेथड की लेखांकन के बारे में।
तो हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले हमें इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के द्वारा जो शेयर कैपिटल का त्याग किया जाता है उसको हमें ट्रांसफर करना है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। अब इसको ट्रांसफर करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि उनकी फेस वैल्यू में चेंजेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मैंने दोनों की अलग अलग एंट्री आपको बता दी है। उसके बाद जितने भी रिजर्व अपने पास अवेलेबल होते हैं उन सभी रिजर्व को हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उसके बाद अगर डिवेंचर होल्डर्स और क्रेडिटर्स अगर एग्री होते हैं तो जितनी राशि का वो त्याग कर रहे हैं उस त्याग की राशि को भी हमें कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा। अब इसमें भी दो तरह की एंट्री होती है कि केवल वो अपनी राशि का त्याग कर रहे हैं और उनका हम भुगतान नहीं कर रहे हैं, तो जो केवल सिंपल एंट्री है जितना राशि हम त्याग कर रहे हैं उतनी राशि को हम ट्रांसफर कर देंगे। अगर उसके साथ साथ हम उनका पेमेंट भी कर रहे हैं तो पेमेंट जिस माध्यम से कर रहे हैं उस वैल्यू को भी उसमें ट्रांसफर वाले एंट्री में उसके साथ दिखा देंगे। उसके बाद हम देखते हैं जब भी किसी कंपनी में ये कैपिटल रिडक्शन करते हैं तो उसकी एसेट्स की और लायबिलिटीज का हम रिवैल्यूएशन करवाते हैं। तो रिवैल्यूएशन से अगर एसेट्स में इंक्रीज हुआ है और लायबिलिटीज में अगर डिक्रीज हुआ है तो इस वैल्यू को भी हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ तक हो गया अपना पूरा ट्रांसफर करने वाला काम। अब उसके बाद हमें राइट ऑफ करना होता है। तो राइट ऑफ में सबसे पहले फिक्टिशियस यानी सबसे पहले P&L का डीआर बैलेंस लेते हैं, उसके बाद फिक्टिशियस एसेट्स लेते हैं, फिर गुडविल लेते हैं और फिर अपने एसेट्स की वैल्यू में अगर डिक्रीज हुआ है रिवैल्यूएशन से तो उस डिक्रीज की वैल्यू को और अपनी लायबिलिटीज की वैल्यू में अगर इंक्रीज हुआ है तो उस लायबिलिटीज की इंक्रीज वैल्यू को हम राइट ऑफ करते हैं। इन सबको राइट ऑफ करने के बाद अगर क्वेश्चन में कहा जाए, इंफॉर्मेशन में कहा जाए कि आपको कंटीजेंसी के लिए प्रोविजन तैयार करना है तो उसका अमाउंट भी देंगे और ये करने के बाद में जो पैसा बचता है तो उस पैसे को हम कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके बाद इसमें एक एडजस्टमेंट करना होता है प्रेफरेंशियल डिविडेंड का, क्योंकि प्रेफरेंशियल डिविडेंड जैसे कम्युनिटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है तो उनको अगर किसी ईयर का डिविडेंड नहीं मिला है और अगर कंपनी ने मान लो पहले डिविडेंड की घोषणा कर दी थी और अभी तक उसने डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया है तो उसका अरेंजमेंट भी इसमें हमें करना पड़ेगा। तो अब इसकी तीन कंडीशन बनती है। फर्स्ट कंडीशन कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की हमने घोषणा नहीं की थी यानी वो बैलेंस शीट में शो नहीं है, नीचे इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि लास्ट 2 ईयर या 3 ईयर से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड रिमेनिंग है और अब जो रिमेनिंग जो उनकी राशि है उस पूरी राशि का प्रेफरेंस शेयर होल्डर त्याग कर रहे हैं तो हमें किसी प्रकार की जनरल एंट्री करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सेकेंड कंडीशन कि इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है कि लास्ट 2 ईयर का या 1 ईयर का या 3 ईयर्स का प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड है वो पेंडिंग है और उसमें से वो 50% त्याग करने के लिए रेडी है और 50% का हमें पेमेंट करना होगा। तो जितनी राशि का हमें पेमेंट करना है उतनी राशि हमें सबसे पहले कैपिटल रिडक्शन अकाउंट से चार्ज करनी होगी और फिर उसका पेमेंट करना होगा। तो दोनों एंट्री मैंने बता दी थी। तीसरी कंडीशन होती है कि प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आपको बैलेंस शीट में है जिसकी पहले से घोषणा कर दी थी और वो अपनी बैलेंस शीट में शो हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जितने भाग का हम त्याग कर रहे हैं उतने भाग को कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और जिस भाग का पेमेंट कर रहे हैं और जिस माध्यम से कर रहे हैं उसके अनुसार इसकी एंट्री कर देंगे। तो स्टूडेंट अगले लेक्चर में हम इसका एक आंसर क्वेश्चन करेंगे।